क्लास है। बच्चों आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का 4th चैप्टर बिंदा पढ़ाऊंगी। बिंदा नामक जो कहानी है वो महादेवी वर्मा की लिखी हुई है। इस कहानी के अंदर लेखिका जो है क्या बता रही है कि एक छोटी सी बच्ची जो अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से पीड़ित है। जब लेखिका उस छोटी सी बच्ची को देखती है तो लेखिका ने क्या करा, अपने और उसके जीवन की बहुत मार्मिक तुलना की। यानी कहने का तात्पर्य है कि लेखिका ने जब छोटी सी बच्ची को देखा तो उसे अपनी बचपन की सखी बिंदा की याद आ गई। बच्चों सबसे पहले मैं लेखिका का परिचय पढ़ा रही हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की ने महादेवी वर्मा को। उनकी गद्य और पद्य दोनों ही रचनाएं प्रसिद्ध है। किसकी बच्चों? महादेवी वर्मा की। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं आदि। महादेवी वर्मा का निधन 1987 में हुआ। कहानी परिचय। ये कहानी ऐसी बच्ची की है जो अपनी सी सौतेली माँ के अत्याचारों से पीड़ित है। यानी उसकी जो सौतेली माँ है उसको बहुत दुख देती है। लेखिका ने अपने और उसके जीवन की बहुत मार्मिक तुलना की है। बच्चों फर्स्ट लाइन पढ़ने अपन बुक ओपन करेंगे। बीत सी आंखें वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने ही आप में सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मेरे सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा। लेखिका ने उस छोटी सी बच्ची को देखा। बच्ची कैसी थी? बहुत दुर्बल थी और अपने आप में सिमटी हुई, बिल्कुल डरी सी थी। और लेखिका ने जब उसको देखा तो उस बच्ची के जो पिता ने जो प्रवेश पत्र दिया ना, उसको वापस लौटाते हुए कहा क्या पिता से कि आपने आयु ठीक नहीं भरी, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कटने पड़ेगी। क्योंकि लेखिका के जो जब उस फॉर्म में देखती है कि उस बालिका की आयु कितनी लिखी हुई है 14 वर्ष, लेकिन वो बालिका 14 वर्ष की नहीं लग रही थी। नहीं, ये तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी है। उस बालिका के पिता ने उत्तर दिया लेखिका को कि ये तो आषाढ़ में 14 वर्ष की हो चुकी है। सुनकर मैंने कुछ विस्मित आश्चर्यचकित जो मैंने शब्दार्थ में लिखा हुआ है, तो मैं सुनकर मैंने विस्मित भाव से अपनी इस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी। यानी 14 की उम्र थी उसकी, लेकिन लगभग वो 9 साल की रही थी। 14 वर्षीय किशोरी से सलज उत्साह से अपरिचित थी। यानी 14 की लग नहीं थी वो। अपरिचित मैंने शब्दार्थ लिखा है बोर्ड पे, अनजान। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्पष्ट न रखकर स्पष्ट प्रश्न बन गई, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। उसकी माता के सामने उसको एकदम स्पष्ट नहीं हुआ, उसकी जो है स्पष्ट प्रश्न ही बन गया लेखिका के। और उसको जो है क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। उसके पिता ने उत्तर दिया मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती होंगी। क्या कहा उसके पिता ने? छोटी बच्ची के पिता ने कहा कि मेरी दूसरी पत्नी है, आप तो जानती होंगी। पेश करना करें बच्चों। और उनके वाक्यों को अध सुनाई छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की भूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर करने लगा ज्ञाते अवश्य ज्ञाते। जब उन्होंने कहा ना कि आपको तो पता ही होगा, तो जो लेखिका थी उसको अपनी जो सहेली थी बिंदेश्वरी, उसके बारे में उसको एकदम पुरानी यादें आने लगी। ज्ञाते अवश्य ज्ञाते। बिंदा मेरी, अब लेखिका बता दी, बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी। इसको अंडरलाइन करेंगे। बिंदा किसकी बाल्य सखी थी? लेखिका की। जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमित अंतर जान नहीं पाया था, यानी बचपन की सहेली थी उसकी। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी। उसके दादा और नानी लेखिका के एक्सपायर हो गए थे, स्वर्ग गमन हो गया था, देहांत हो गया था। तो लेखिका क्या करती थी कि पूरे आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी। क्या देती थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा, अर्थात मैं बड़ी हो जाऊंगी, तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी कि भाई वो कहाँ चले गए, उनको देखने अवश्य जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी की इच्छा हुई। बच्चे जब छोटी थी वो और उसके मन में यह भाव आया तो घर वालों ने इसका विरोध नहीं किया। और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। और लेखिका छोटी थी तो उसने ये नियम भी नहीं जाना कि एक बार लोग मर जाता है तो वापस जिंदा नहीं होता है।
ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। लेखिका कह रही कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जब माँ मर जाती है तो मेरी कल्पना कहाँ बुद्धि में ठहरती। मेरा संसार अनुभव सी भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञान अवस्था में से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती, सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले कुत्तों बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार होती थी। यहाँ पर बताया लेखिका की कि जो कुतिया थी उसने बच्चों को जन्म दिया तो किस प्रकार से अपने छोटे छोटे बच्चों का एक पहरेदारी रखती थी, पहरेदार बनकर उनकी रक्षा करती थी। उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। जब कोई उसके पास में जाता था कुतिया के तो एकदम गुर्राती थी। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती और कभी ले जाती। जो पूसी थी वो भी क्या करती थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंह में दबाकर और लाती और ले जाती थी। कैसे दबाती थी, बड़े प्यार से, कहीं उनके दांत नहीं चुभ जाए। ऊपर के छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के नीचे गोरैया का जो घोंसला था उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंच और उसमें सावधानी से भरे जाते दोनों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार दे चुकी थी। यानी लेखिका जो है क्या करती थी, कभी पूसी को देखती थी कि किस प्रकार से अपने बच्चों को स्नेह करती है, और फिर लेखिका ने छत पे जो गोरैया ने बच्चे दिए घोंसले में उनको देखती थी कि गोरैया अपने बच्चों की कैसे चोंच में दाना डालती है सावधानी से, कहीं उनके लग नहीं जाए। बच्चा को हटाते हुए भी रमा रमा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी नहीं थी। लेकिन माँ की जो ममता से वो परिचित थी कि एक गाय जो है उसके साथ उसके बच्चों को हटा दिया जाता है तो किस प्रकार से रमाती थी, यानी वो अपने माँ के स्नेह के से वो परिचित थी लेखिका। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े जो भी भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी। एक भिखारिन जो है उसके दो बच्चे थे, एक को कंधे पे बिठाती थी और एक को उंगली से पकड़कर चलती थी। तो क्योंकि वो दर दर क्यों भटकती थी, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। वह भी तो बच्चों के लिए कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया, किसने, लेखिका ने, कि संसार का सारा कारोबार, बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन करो, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि क्यों लगा। यानी माँ बाप जो है अपने बच्चों से कितना स्नेह करते हैं कि वो चाहे खुद दुख पाले लेकिन अपने बच्चों को बिल्कुल भी आँच नहीं आने देते। इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। जो ये महत्वपूर्ण कर्तव्य वो किसको सौंपा गया, नामधारी जीवों को। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चों, थर्ड, और बिंदा के भी तो माँ थी। अब यहाँ लेखिका के लिए जो बिंदा सखी थी उसकी बाल्य सखी उसकी भी तो माँ थी, जिन्हें उसकी क्या कहते थे हम, पंडिताइन चाची, और बिंदा की नई माँ कहते। बिंदा की जो माँ का देहांत हो गया था फिर उसकी जो नई माँ आई उसको जो लेखिका थी वो पंडिताइन चाची या बिंदा की नई माँ कहती थी। वे अपनी गोरी, अब यहाँ पर जो महादेवी वर्मा है बिंदा की नई माँ के बारे में बता रही है कि वो कैसी थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चार पाई पर बैठकर फूले गाल और चपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती थी। और मोहन कौन था, जो पंडिताइन चाची थी ना उसका बेटा था। वो क्या करती थी, खाट पर बैठ जाती और उसका जो बच्चा था उस पर क्या करती, तेल मलती रहती थी। यहाँ पर जो बिंदा है उसकी नई माँ के बारे में बताया कि वो कैसी थी। वो गोरी थी, मोटी थी और रंगीन साड़ी मार कर रखती थी और उसके गाल कैसे थे, फूले फूले, और उसकी नाक कैसी थी, चपटी, और आंखें कैसी थी उसकी, कांच के बटन की तरह उसकी। अब यहाँ पर फिर देखो, उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पार्टियों के बीच में लाल शाही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उन्हीं सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल। वो क्या करती थी कि जो बाल जो संवारती थी, कैसे संवारती थी, बीच में जो है एक मांग डालती थी और उस मांग के बीच में क्या करती थी, सिंदूर भरती थी और आंखों में काजल लगाती थी और चमकीले कर्णफूल पहनती थी कानों में, गले में माला। कौन, बिंदा की नई माँ पंडिताइन चाची। नगदा रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती थी और उसके बाल कैसे थे, घुंघराले, और
घूंघटदार बिछुए मुझे बहुत बातें थी। जो पैरों में बिछिया पहनती थी उसको बहुत अच्छे लगते थे लेखिका को। मतलब क्यों अच्छे लगते थे? लेखिका जब बिंदा की नई माँ को देखती थी, उसका साज श्रृंगार देखती थी, तो वो सोचती थी कि जैसे वो बच्चे अपने बचपन में गुड़ियाओं का श्रृंगार करते ना, ऐसे वो सोचती इसने भी गुड़िया की तरह श्रृंगार कर रखा है, क्योंकि ये सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। यानी अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो चरित्र है उसकी सुंदरता या बाहरी दिखावट से नहीं होता, बाहरी सजावट से नहीं होता, उसका जो मन कैसा है उससे उसकी सुंदरता को आंका जा सकता है। अब यहाँ पर बिंदा की माँ के बारे में बता दिया कि उसकी माँ कैसी थी, लेखिका को क्यों अच्छी लगती थी, क्योंकि उसका जो श्रृंगार था वो कैसा था, जैसे गुड़िया का श्रृंगार हो। लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ा रहे हैं, ये सब तो ठीक था पर उनका व्यवहार विचित्र था। उसका व्यवहार कैसा था? विचित्र था। साज श्रृंगार तो गुड़िया के समान था, लेकिन व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। विचित्र मीन्स अनोखा, जो मैंने शब्दार्थ में लिख रखा है। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था। अब यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जब सर्दियों के दिनों में छोटे थे तो हमें तो धूप निकलती थी, तब जगाते थे ताकि सर्दी नहीं लगे। गर्म पानी से हाथ मुँह धुलाते थे और मोजे जूते और ऊनी कपड़े में पहनाया जाता था, उनसे सजाया जाता था और मना कर गर्म दूध पिलाया जाता था। बच्चों गर्म दूध पी लो ताकि सर्दी नहीं लगे। लेकिन जब हम ये काम करते थे तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। क्या करती थी वो? यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्यामा के रमाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी। जो जोर जोर से वो आवाज़ करती थी, बुलाती थी ना पंडिताइन चाची, तो यहाँ पर लेखिका के लिए कि मैं जो है जैसे गाय जो अपने बच्चों के स्नेह के लिए रमाती है ना, जोर से प्रदर्शन करती, जोर से बोलती है, तो मैं सोचती थी कि भाई ये भी स्नेह से पुकार रही है। परंतु उसकी शब्दावली परिचित, लेकिन जो वो बोलती थी पंडिताइन चाची, तो उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण कुछ उलझन सी पैदा हो जाती थी। लेखिका सोचती थी कि भाई ये तो स्नेह के शब्द नहीं है। क्या बोलती थी वो? उड़ती है आऊँ, बिंदा के लिए कहती थी। बैल से दीदे क्या निकाल रखे हैं, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, ऐसे अपशब्द कहती थी। तो इन अपशब्दों से जो है लेखिका एकदम मन में तो आता था कि ये स्नेह के भाव नहीं है। आदि वाक्य में जो कठोरता की तरह बहती रहती थी उसे मेरा बोध मन भी जान ही लेता था। लेखिका के मन में आ जाता था कि ये स्नेह नहीं, ये कठोर शब्द बोल रही है। बच्चों, ये लेसन मैंने यहाँ तक पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी।